नमस्ते। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा संचालाया जाता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उन रियासतों के विलीनीकरण के बारे में सुना जिन्हें उनके अपने प्रांतों में मिला दिया गया और पार्ट ए स्टेट्स बनाए गए। अब हम पार्ट बी स्टेट्स की ओर मुड़ते हैं, यानी वे संस्थानें जिन्हें एक साथ मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया गया और जिन पर राज प्रमुख का प्रशासन था। हाँ, ये एक नया संवैधानिक पद था। मतलब किसी पुराने राजा को ये पद मिलता था और भारत के राष्ट्रपति उन्हें चुनते थे। अच्छा, और इन संगठित राज्यों के साथ हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मैसूर स्टेट जैसे कुछ बड़े संस्थानों को भी पार्ट बी स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया और उन पर भी राज प्रमुख का शासन था। जी बिल्कुल। तो आइए इन संगठित राज्यों के बनने की दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और अगले 9 एपिसोड में हर एक राज्य की अलग अलग कहानियों को सुनते हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड सुने। ये एपिसोड भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का अवलोकन प्रदान करते हैं, साथ ही कानूनी प्रावधानों और इसे साकार करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का परिचय भी देते हैं। हाँ, और ये सारे एपिसोड्स हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित है। जी हाँ, इन आर्टिकल को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। आज हम भारत के नक्शे पर एक ऐसे राज्य की कहानी थोड़ी गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आज़ादी के वक्त अपनी एक अलग ही पहचान बनाए रखी थी। मैसूर। जी। हैदराबाद के साथ साथ मैसूर भी उन गिनी चुनी रियासतों में था जो अपने साइज, आबादी मतलब पैसे कौड़ी और लोकेशन की वजह से शुरू में थोड़ी अलग ही रहीं। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि ये जो इतना प्रगतिशील माना जाने वाला राज्य था, वो आखिरकार भारत का हिस्सा बना कैसे, और खासकर इतनी शांति से, इतनी आसानी से कैसे? बिल्कुल, हमारा मकसद यही समझना है कि मैसूर का विलय आज़ादी के बाद जो देश को एक करने की बड़ी मुहिम चली, उसका एक अहम हिस्सा क्यों था, और ये प्रक्रिया, जैसा आपने कहा, इतनी सहज और आसान क्यों मानी जाती है, खासकर जब हम दूसरी रियासतों के हालात देखते हैं तो। हाँ, क्योंकि वहां तो काफी उठापटक हुई थी कई जगह। जी, यहाँ लगता है कि राज्य की अपनी जो अंदरूनी बनावट थी, उसका जो इतिहास था, उसका बड़ा हाथ रहा है। हाँ, क्योंकि मैसूर सिर्फ विलय की कहानी नहीं है ना? इसका अपना एक बहुत लंबा और दिलचस्प इतिहास भी है। जरा सोचिए, एक ऐसी रियासत जो एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्री में, यहाँ तक कि महिलाओं को वोट का अधिकार देने में भी सबसे आगे। बिल्कुल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी अनोखी कहानी की परतें खोलते हैं। शायद इसी इतिहास में इसके इतने आराम से हुए विलय का राज छुपा हो। सही कहा, मैसूर का इतिहास वाकई बहुत पुराना है। यहाँ के जो वोडियार राजवंश हैं, उनकी जड़ें तो 1399 ईस्वी तक जाती हैं। ओह, काफी पुराना। हाँ, हालांकि बीच में आपने सुना होगा 1765 के आसपास हैदर अली ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर 1799 में जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मौत हो गई, उसके बाद वोडियारों को फिर से गद्दी मिल गई। लेकिन फिर कहानी में अंग्रेज भी आ गए। 1831 से 1881 के बीच सुना है कोई विद्रोह हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों ने सीधे मैसूर का शासन अपने हाथ में ले लिया। जी हाँ। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आप कह रहे थे, कि शायद इसी दौर ने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे की नींव भी डाल दी, है ना? निसंदेह, उस दौर में प्रशासन में कई अहम सुधार हुए और फिर पूरे 50 साल के बाद मार्च 1881 में सत्ता वापस वाडियार परिवार को सौंपी गई, महाराजा चामराजेंद्र वाडियार को। अच्छा। उनके बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठे, महाराजा सर श्री कृष्णराज वाडियार चतुर्थ। उन्होंने 36 साल राज किया और उनको तो मैसूर के सबसे शानदार, सबसे प्रतिष्ठित शासकों में गिना जाता है। हाँ, उनके दौर को तो मैसूर का स्वर्ण युग भी कहते हैं। कहते हैं राज्य ने जबरदस्त तरक्की की। प्रशासन के मामले में तो देश के बेहतरीन राज्यों में गिनती होती थी। बिल्कुल, इंडस्ट्री हो, बिजली की परियोजनाएं हों, इन सब में मैसूर काफी आगे था। और राजनीतिक सुधारों की बात करें तो वो भी कमाल के थे। जैसे क्या खास था उनमें? देखिए, 1881 में ही उन्होंने प्रतिनिधि सभा यानी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बना दी थी। ये भारत में अपनी तरह की पहली थी। 1881 में? अरे वाह! हाँ। सोचिए, उस जमाने में जनता की आवाज सुनने के लिए एक मंच तैयार करना
और 1923 आते आते तो इसमें चुने हुए सदस्यों का बहुमत हो गया था। ये बाकायदा एक कानूनी संस्था बन गई। कमाल है। इतना ही नहीं, 1907 में एक उच्च सदन यानी अपर हाउस भी बना दिया गया था। और ये बात तो वाकई चौंकाती है जो दस्तावेज में लिखी है कि कृष्णराज वोडिया चतुर्थ के ही राज में मैसूर महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य बना। जी हाँ, ये उस समय के लिहाज से कितना बड़ा और कितना आगे का कदम था। सही में ये दिखाता है कि मैसूर अंदर से कितना बदल रहा था, कितना प्रगतिशील हो रहा था। बिल्कुल। फिर 1940 में कृष्णराज वोडियर के बाद उनके भतीजे जयचमराजेंद्र वोडियर शासक बने, और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, सत्ता बदली, तब तक मैसूर में एक ऐसी सरकार काम कर रही थी जो अपनी विधानसभा मतलब लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह थी। अच्छा, यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ चुके थे वो। हाँ, काफी हद तक। और 1949 आते आते तो राज्य में पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार स्थापित हो ही चुकी थी। ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही पृष्ठभूमि हमें बताएगी कि विलय का रास्ता इतना आसान क्यों रहा। तो चलिए अब सीधे आते हैं विलय की प्रक्रिया पर। जैसा हमने शुरू में कहा था, आज़ादी के फौरन बाद मैसूर एक अलग इकाई जैसा बना रहा। शासक जो थे वो संवैधानिक प्रमुख बन गए। फिर अगस्त 1947 में क्या हुआ? अगस्त 1947 में महाराजा जयचमराजेंद्र वोडियार ने दो बहुत अहम दस्तावेजों पर दस्तखत किए। एक था विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जी। और दूसरा था यथास्थिति समझौता मतलब स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। ये जो शुरुआती विलय पत्र था, ये वैसा ही था जैसा ज्यादातर बड़ी रियासतों ने साइन किया था उस वक्त। मतलब सिर्फ कुछ विषयों पर? हाँ, इसने सिर्फ 3 विषय भारत डोमिनियन को सौंपे: डिफेंस यानी रक्षा, विदेश मामले यानी एक्सटर्नल अफेयर्स, और कम्युनिकेशन यानी संचार। ये वही विषय थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की 7वीं अनुसूची की लिस्ट आई में दिए गए थे। तो एक तरह का सीमित जुड़ाव था ये। और ये यथास्थिति समझौता क्या था? उसका क्या मतलब था उस वक्त? हाँ, ये सीमित ही था। यथास्थिति समझौते का मतलब था कि भारत सरकार और मैसूर के बीच जो मौजूदा प्रशासनिक इंतजाम थे, खासकर जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, व्यापार वगैरह को लेकर, वो फिलहाल वैसे ही चलते रहेंगे जब तक कोई नया समझौता ना हो जाए। अच्छा, ताकि एकदम से सब कुछ रुक ना जाए। बिल्कुल। और एक अहम बात यह भी थी कि इस शुरुआती विलय में मैसूर पर कोई खास वित्तीय बोझ नहीं डाला गया था। मकसद ये था कि शासकों को व्यावहारिक आज़ादी मिलती रहे और बाकी मामलों में उनकी जो अपनी सत्ता है वो बनी रहे। हाँ, इस रिश्ते को उस वक्त थोड़ा कमजोर या टेनियोस माना गया था, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि शायद यही सबसे प्रैक्टिकल रास्ता था उस घड़ी। ठीक है, तो ये पहला कदम था। लेकिन फिर जून 1949 में एक और संशोधित विलय पत्र साइन हुआ। इसमें क्या फर्क था? इसने रिश्ते को कैसे बदला? जून 1949 का जो संशोधित विलय पत्र था, वो एक बहुत बड़ा कदम था। महाराजा ने इसे अपने मंत्रियों की रजामंदी से ही साइन किया था। अच्छा, सहमति थी मतलब। और इसने विलय का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब जो केंद्र का विधानमंडल था, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसको मैसूर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो फेडरल और कॉन्करेंट लिस्ट थी, हाँ, उनके लगभग सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। सिर्फ कुछ ड्यूटीज और टैक्सेशन से जुड़े मामलों को शायद छोड़ा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैसूर की जो संवैधानिक स्थिति थी वो काफी हद तक ब्रिटिश भारत के पुराने प्रांतों जैसी हो गई, जो पार्ट ए स्टेट्स कहलाए बाद में, कम से कम जहां तक केंद्रीय कानूनों का सवाल था। हाँ, काफी हद तक। हालांकि मैसूर ने अपना जो मौजूदा पब्लिक फाइनेंस का ढांचा था उसे बनाए रखा, लेकिन केंद्रीय कानून के मामले में वो अब लगभग प्रांतों के बराबर आ गया था। ये भारत के साथ पूरी तरह जुड़ने की दिशा में एक बहुत मजबूत, निर्णायक कदम था। और फिर इसमें मैसूर की अपनी जो संविधान सभा बनी थी उसकी भी कोई भूमिका रहे? बिल्कुल। मैसूर के लिए एक अलग संविधान सभा भी बनाई गई थी 29 अक्टूबर 1947 की घोषणा से। अच्छा, भारत की संविधान सभा के साथ? जी। और इस मैसूर की संविधान सभा ने ये सिफारिश की कि जो संविधान भारत की संविधान सभा बना रही है, वही संविधान मैसूर को भी अपना लेना चाहिए। तो उन्होंने अपना अलग संविधान बनाने का इरादा छोड़ दिया? हाँ, उन्होंने यही तय किया कि भारत का संविधान ही अपनाया जाए। और महाराजा ने 25 नवंबर 1949 को एक घोषणा करके इस सिफारिश को मान लिया। तो फिर मैसूर की संविधान सभा का काम खत्म हो गया? नहीं, वो खत्म नहीं हुई। वो नए संविधान के तहत चुनाव होने तक मैसूर की अंतरिम विधानसभा मतलब प्रोविजनल लेजिस्लेचर बन गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और फिर आया 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का नया संविधान लागू हुआ। उस दिन तक मैसूर भौगोलिक और संवैधानिक रूप से पूरी तरह भारत में एकीकृत हो चुका था।
केंद्र के साथ उसका वही रिश्ता बन गया था जो बाकी प्रांतों का था। और नए संविधान में उसे क्या दर्जा मिला? नए संविधान में मैसूर को भाग ख यानी पार्ट बी राज्य का दर्जा दिया गया। इससे उसकी थोड़ी अलग पहचान तो बनी रही, लेकिन वो पूरी तरह भारतीय संघ का एक अटूट हिस्सा था। ये तो हुई पूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया। लेकिन ऐसे बड़े बदलावों में, समझौतों में, पैसों का मामला, बातचीत, ये सब भी तो बड़ा अहम होता है। मैसूर के मामले में ये कैसे हुआ? खासकर वो प्रिवी पर्स का मुद्दा जो अक्सर काफी विवादों में रहा है दूसरी रियासतों के मामले में। हाँ, प्रिवी पर्स एक अहम पहलू था। मैसूर के महाराजा के लिए प्रिवी पर्स 26 लाख रुपए सालाना तय किया गया था। 26 लाख? जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ज्यादातर शासकों के लिए प्रिवी पर्स की एक ऊपरी सीमा, मतलब एक सीलिंग तय करने की कोशिश हो रही थी, जो करीब 10 लाख रुपए के आसपास थी। तो मैसूर के लिए ये सीमा पार की गई 2.5 गुने से भी ज्यादा। हाँ, मैसूर उन चंद बहुत कम मामलों में से था जहां ये सीमा पार की गई। इसका क्या कारण था? ये क्या दिखाता है? कुछ अंदाजा है? देखिए, ये कई चीजें दिखाता है। एक तो शायद मैसूर राज्य का अपना महत्व, उसका आकार, उसकी आमदनी, उसका विकसित प्रशासन। दूसरा ये उस वक्त की बातचीत की खास प्रकृति को भी दिखाता है। मतलब ये कि ये सारी वित्तीय व्यवस्थाएं जो थीं, वो वीपी मेनन और महाराजा व उनके मंत्रियों के बीच सीधी बातचीत से तय हुई। और जैसा दस्तावेज इशारा करते हैं, सरदार पटेल खुद इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। तो ये शायद दिखाता है कि नए भारतीय राज्य को बनाने में किस तरह की व्यावहारिकता, मतलब प्रैग्मेटिज्म, और मोलभाव की भी जरूरत पड़ रही थी। स्थिरता और सहमति बनाने के लिए शायद कभी-कभी तय मानकों से हटना भी जरूरी समझा गया। और ये प्रिवी पर्स की गारंटी किसकी थी? ये भारत सरकार की गारंटी थी। और जब वित्तीय एकीकरण हुआ, मतलब फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, तो इसका पूरा बोझ केंद्र सरकार पर आ गया। और क्या महाराजा की जो निजी संपत्ति थी और जो राज्य की संपत्ति थी, उनको अलग करने में कोई दिक्कत आई? हमने सुना है कि कुछ और रियासतों में ये एक बड़ा सिरदर्द बना था। मैसूर में हैरानी की बात है कि मामला काफी सुलझा हुआ था। दस्तावेज बताते हैं कि निजी और राज्य संपत्ति का बंटवारा काफी हद तक कई साल पहले ही तय हो चुका था। खासकर 1799 में जब वाडियार परिवार को सत्ता वापस मिली थी, उसी वक्त से शायद ये सीमाएं साफ थीं। अच्छा, तो ये भी एक वजह रही होगी कि प्रक्रिया आसान रही। बिल्कुल, इस मुद्दे पर कोई खास मुश्किल नहीं आई। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मैसूर के मामले में। इससे एक बड़ा संभावित झगड़ा टल गया जो दूसरी कई रियासतों में एकीकरण में बड़ी बाधा बना था। और पूरा वित्तीय एकीकरण, मतलब फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, वो कब लागू हुआ? मैसूर ने 1 अप्रैल 1950 से पूरी वित्तीय एकीकरण योजना को अपना लिया। इसका क्या मतलब था व्यवहारिक रूप से? इसका मतलब था कि जो संघीय विषय थे, उनसे जुड़े जितने भी संसाधन थे, आय के स्रोत थे और जो काम थे, वो सब केंद्र सरकार को सौंप दिए गए। और जो संपत्तियां हस्तांतरित हुईं, उनका क्या? कोई मुआवजा मिला? नहीं, दस्तावेज कहता है कि हस्तांतरित संपत्तियों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हाँ, इस बड़े बदलाव के वित्तीय असर को संभालने के लिए एक अस्थायी, मतलब ट्रांजिशनल वित्तीय सहायता योजना जरूर बनाई गई थी मैसूर के लिए। चलिए, अब आते हैं उस बात पर जिसका जिक्र बार बार होता है कि मैसूर का एकीकरण बहुत सुचारू और आसान था, मतलब स्मूथ एंड इजी। जब हम इसकी तुलना कई दूसरे राज्यों से करते हैं जहाँ गड़बड़ी हुई, कहीं सेना भेजनी पड़ी, कहीं लंबी और कड़वी बातचीत चली। हाँ, जैसे हैदराबाद या जूनागढ़ या कश्मीर। बिल्कुल। तो मैसूर का मामला एकदम अलग लगता है। यहाँ तक कहा गया कि विलय के बाद बहुत कम बदलाव हुए। ऐसा क्यों? क्या वजह रही इसके पीछे? हाँ, ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पीछे कई कारण नजर आते हैं जिन पर हमने टुकड़ों टुकड़ों में बात की भी है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण तो यही है कि राज्य का जो प्रशासन था वो पहले से ही बहुत व्यवस्थित और प्रगतिशील था। वहां पहले से ही जिम्मेदार सरकार की तरफ कदम बढ़ चुके थे। जैसा हमने देखा, प्रतिनिधि सभा थी, विधान परिषद थी। तो वो जो नींव कृष्णराज वाडियार चतुर्थ ने रखी थी, जैसे प्रतिनिधि सभा और उत्तरदायी सरकार की शुरुआत, उसने बाद में जयचम राजेंद्र वाडियार के लिए विलय को आसान बना दिया। एक तरह से जमीन तैयार थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले से ही उस दिशा में बढ़ रहे थे जिसे आजाद भारत अपना रहा था, तो टकराव की गुंजाइश कम थी। दूसरा बड़ा कारण था नेतृत्व का सहयोग। किसका नेतृत्व? महाराजा का? हाँ, महाराजा जयचम राजेंद्र वाडियार और उनके जो मंत्री थे, उन्होंने एकीकरण की प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के बजाय सहयोग किया। उन्होंने हालात को समझा और उसके मुताबिक फैसले लिए। यानी शासक और उनके मंत्री दोनों विलय के पक्ष में थे। कोई अंदरूनी टकराव नहीं था इस मुद्दे पर टॉप लेवल पर। दस्तावेजों से तो कम से कम यही इशारा मिलता है कि शीर्ष स्तर पर सहमति थी। और तीसरा कारण, जैसा हमने अभी बात की, निजी और राज्य संपत्ति का मसला पहले से सुलझा हुआ था। हाँ, वो सिरदर्द नहीं बना। जी।
उससे एक बड़ा संभावित झगड़ा टल गया। जी। लेकिन क्या आम लोगों में कोई विरोध नहीं था या सब कुछ इतनी आसानी से हो गया? इतिहास अक्सर ऊपर की कहानी, राजाओं और मंत्रियों की कहानी बताता है। जमीनी हकीकत क्या रही होगी उस वक्त, कोई अंदाजा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया पर ही फोकस करते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि मैसूर में उस वक्त मैसूर कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां काफी सक्रिय थीं। अच्छा। और ये पार्टियां भारत में विलय और राज्य में पूरी तरह जिम्मेदार सरकार की मांग काफी समय से कर रही थीं। तो ये कहा जा सकता है कि एक लोकप्रिय राजनीतिक लहर भी विलय के पक्ष में थी। तो मतलब जनता भी यही चाहती थी? काफी हद तक लगता तो यही है, और इसने शासक और उनके मंत्रियों के लिए फैसला लेना और आसान बना दिया होगा। आप सोचिए, जहां शासक और लोकप्रिय आंदोलन एक ही दिशा में सोच रहे हों, वहां टकराव की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। ये उन रियासतों से बिल्कुल अलग स्थिति थी जहां शासक विलय नहीं चाहते थे और जनता आंदोलन कर रही थी, या फिर जहां सामंती ताकतें ज्यादा मजबूत थीं और बदलाव का विरोध कर रही थीं। बिल्कुल, मैसूर की स्थिति इस मायने में काफी अनूठी थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी सिर्फ विलय की संधि पर दस्तखत करने की नहीं है, बल्कि एक राज्य के अपने अंदरूनी विकास और बाहर की दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों के साथ उसके तालमेल बिठाने की भी कहानी है। सही कहा। चलिए, इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु निकलकर आए हैं, उन्हें एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। हमने मैसूर के अनोखे प्रगतिशील इतिहास को देखा, प्रशासन में, सुधारों में, उद्योग में, और यहाँ तक कि महिलाओं को वोट का अधिकार देने में भी वो सबसे आगे था। जी, फिर हमने विलय की जो क्रमिक प्रक्रिया थी उसे समझा। कैसे अगस्त 1947 के एक सीमित विलय पत्र से शुरुआत हुई, फिर जून 1949 के संशोधित पत्र ने इस रिश्ते को और मजबूत किया, और आखिरकार जनवरी 1950 में संवैधानिक, और फिर अप्रैल 1950 से वित्तीय रूप से पूर्ण एकीकरण हो गया। हमने अहम बातचीत के मुद्दों पर भी गौर किया, खासकर वो 26 लाख रुपए का उल्लेखनीय प्रिवी पर्स, जो उस वक्त के मानक से काफी ज्यादा था और शायद तत्कालीन राजनीतिक व्यावहारिकता का एक प्रतीक भी था। हाँ, और हमने ये समझने की कोशिश की कि क्यों ये पूरी प्रक्रिया दूसरी रियासतों की तुलना में इतनी शांत और सहज रही। इसमें राज्य के अंदरूनी प्रशासनिक मजबूती, पहले से मौजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीज, नेतृत्व का सहयोग और संपत्ति जैसे मुद्दों के पहले से हल होने जैसे कई कारकों की अहम भूमिका थी। और प्रमुख किरदारों को भी याद रखना चाहिए। नींव रखने वाले महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ, विलय के समय के शासक महाराजा जयचमराजेंद्र वाडियार, और भारत सरकार की तरफ से बातचीत को अंजाम देने वाले सरदार पटेल और वीपी मेनन। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल मन में आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये देखते हुए कि मैसूर ने प्रतिनिधि संस्थाओं और प्रगतिशील नीतियों को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से अपना लिया था, क्या इसकी ये जो विरासत है, ये जो लेगेसी है, वो आज भी बड़े भारतीय संदर्भ में, मतलब हमारे गवर्नेंस में, या हमारी पहचान में, या शायद संघीय व्यवस्था की हमारी समझ को किसी तरह से प्रभावित करती है? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर उस ऊंचे प्रिवी पर्स और इतने सहज विलय को देखते हुए ये हमें आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माण में शामिल यथार्थवाद, समझौतों और अलग-अलग रियासतों की जो अपनी खास परिस्थितियां थीं, उनको ध्यान में रखने की जरूरत के बारे में क्या सबक देता है? ये सवाल यकीनन हमें मैसूर की कहानी से आगे ले जाकर सोचने को प्रेरित करता है।